श्रीमान, जहां सरकार का सारा ढांचा सत्तारूढ़ दल की सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है, वहां चुनाव में बराबरी की लड़ाई नहीं रहती। विपक्षी दलों को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए विवश किया जाता है जिसमें वे गहरे प्रतिकूल वातावरण में संघर्ष करते हैं। इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, कई चुनावों में मंत्रियों को वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर व अन्य वाहनों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए, उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन बहुमत की रिपोर्ट यह है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग राजनीतिक दलों में मतक्य से रोका जा सकता है। एक परंपरा विकसित की जानी चाहिए जिससे इस तरह के साधनों का दुरुपयोग ना हो। सत्तारूढ़ दल कानून के द्वारा इस भ्रष्टाचार आचरण को रोकने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री दौरा करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री अपना दौरा प्रधानमंत्री के नाते नहीं करती, पार्टी के नाते दौरा करती है, तो फिर कारण नहीं है कि उन्हें वायुसेना के विमान उपलब्ध किए जाए। 4-4 हेलीकॉप्टरों की कतार उनके साथ उड़े, पीडब्ल्यूडी मंचों की व्यवस्था करे और बैठने की व्यवस्था पुलिस के जिम्मे हो। अन्य दलों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इससे अन्य दल बड़े घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टरों में उड़ने लगे हैं, अन्य मंत्री भी हवा में उड़ते नजर आते हैं। कानपुर से उन्नाव जिसकी दूरी 13 मील है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे, वहां पर उनको सुनने के लिए अधिक भीड़ भले ही न आए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जनता जरूर जमा हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के साधनों का दुरुपयोग जनता में एक आक्रोश की भावना पैदा कर रहा है, प्रतिपक्ष में असहायता का भाव जगा रहा है, उनके मन में यह रोष उत्पन्न कर रहा है कि चुनाव के लिए भी लड़ाई बराबरी की लड़ाई नहीं है, और दल का एक बार सत्तारूढ़ हो गया हो तो वह सत्ता हाथ में बनाए रखने के लिए सब कुछ उपाय करेगा। जहां तक परंपराओं को विकसित करने का सवाल है, सरकार ने ऐसी परंपरा का विकास करने के लिए क्या किया? क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई? उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुल मिलाकर चर्चा का स्तर ऊंचा रहा। विदेश नीति जैसे गंभीर विषयों पर ऐसा होना आवश्यक भी है। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे बधाई दी, कुछ ने आलोचना भी की। अगर तारीफ से थोड़ा सा खून बढ़ता हो तो वह आलोचना से कम हो गया है, लेकिन जोर बराबर बाकी है। लेकिन व्यक्ति की तारीफ का प्रश्न नहीं है। जो भी नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जा रही है वह सरकार की नीति है। एक कदम आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि वह किसी दल की नीति नहीं, वह सारे राष्ट्र की नीति है। विदेश नीति के सवाल पर थोड़ा बहुत मतभेद होते रहे, लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, एक मात्रा में मतभेद आवश्यक है, मुंडे मुंटे मत भिन्न, लेकिन जहाँ तक संसार के शक्ति गुटों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय गुण तथा दोष के आधार पर अलग रहने का सवाल है, यह नीति हमारे स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों से अनुप्रेरित है। सचमुच यह नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी घरेलू आज़ादी का विस्तार है। मैंने लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी नीति का शिल्पकार कहा था, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर पंडित जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए सरदार पटेल हमारे प्रधानमंत्री होते और कांग्रेस की जगह और कोई पार्टी सत्ता में आती, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता विदेश नीति पर चलने के अलावा कोई विदेश नीति नहीं अपना सकती थी। सभापति जी, क्या विदेश चुंगल से छूटने के बाद हम महान शक्ति के चरणों के दास बन जाते?
क्या अपने घर में आज़ाद होने के बाद हम अपनी आज़ाद दुनिया के किसी बाजार में नीलामी पर चढ़ा देते? भारत जैसा स्वाभिमानी प्राचीन और महान राष्ट्र ऐसी भूल नहीं कर सकता था। इसलिए यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा के अनुकूल था और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी तकाजा था कि हम शक्ति गुटों से अलग विदेश नीति पर चले। इसी सिद्धांत पर हमारी विदेश नीति का निर्माण किया गया है। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र विदेश नीति उस समय बनी थी क्योंकि दुनिया दो शक्ति गुटों में बटी थी और हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन उपसभापति जी, आज दुनिया दो शक्ति गुटों में नहीं बटी है। आज तो दुनिया अनेक गुटों में बटी हुई है। कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर खड़े हो गए। यूरोप में तनाव स्थिर हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका कुछ मामलों में बातचीत के द्वारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंग है क्योंकि वे समझते हैं कि स्वाधीनता ने उसके आगे बढ़ाने की जो बंधन की स्थिति थी उसको समाप्त किया है। वह घर में आज़ाद हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिस्थापन करना है और शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रांतिकारी कदमों को भी आगे बढ़ाना है। उपसभापति जी, कभी कभी विदेश मंत्री बनने के बाद, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भार मुझे पर सौंप दिया है, मैं सोचा करता हूँ कि सचमुच में हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना या एक नई अर्थव्यवस्था की रचना या संपूर्ण निशस्त्रीकरण या सारे संसार में मानवाधिकार की स्थापना या रंग भेद या उन्मूलन, ये लक्ष्य अपने में महान है और हमारी विदेशी नीति के उद्देश्य का और इन लक्ष्यों का कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राथमिक काम है कि भारत के उद्धत हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, भारत अखंड और अक्षुण्ण रहना चाहिए, भारत की प्रभुसत्ता सारे विश्व द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और भारत अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने समाज में जिसमें समता और ममता हो बनाने के लिए स्वाधीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत ऐसे संसार में ही बन सकता है जिस संसार में शांति हो और वह शांति न्याय पर आधारित हो। वह शांति किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की वृत्ति से नहीं निकलेगी। कभी कभी सदस्यों ने कहा है कि आप केंद्र से सहायता लीजिए, सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को तो जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र की जो आमदनी होती है उसका बंटवारा कैसे हो जाता है। तो आप को मानना चाहिए कि छठे फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से इंडिविजुअल सरप्लस जो यहाँ का है उसका बंटवारा कर दिया, जितना हुआ उसका तो राज्यों में बंटवारा कर दिया, तो केंद्र देगा कहाँ से। इसलिए छठे फाइनेंस कमीशन ने यह प्रयत्न किया है कि जब इस तरह की कोई दिव्य दुर्घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उन्होंने हर राज्य के लिए कुछ मार्जिन मनी रख ली है, तत्काल उससे राहत का काम शुरू कर दिया जाए। उसके बाद राज्य सरकार केंद्र के पास एक मेमोरेंडम भेजती है और वह मेमोरेंडम दो राज्यों के बीच का पत्राचार है, उसको भी समझना चाहिए। अगर कोई प्रति उसकी सदन में रखे या अखबार में प्रकाशित कर दे तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बात होती है जिसको जाहिर करना उचित नहीं होगा। तो यह मैं कहना चाहूँगा कि हमारी परंपरा है कि अगर कहीं अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ या सूखे की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ की सरकार एक मेमोरेंडम बनाकर हमारे यहाँ भेजती है और वह मेमोरेंडम आ जाने के बाद हम यहाँ के कुछ केंद्र अधिकारी भेजते हैं
जिसमें कृषि मंत्रालय के भी अधिकारी होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। वह जाकर के स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वह देखकर फैसला करती है कि कितने रुपए की आवश्यकता है, और जो कुछ रुपया दिया जाता है वह तो उसी राज्य की पंचवर्षीय योजना में एडवांस के रूप में दिया जाता है। उसका कारण यह भी है कि प्रयत्न किया जाता है कि राहत का जो कार्य हो उसको विकास के साथ समन्वित करके किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है।